जनरल ज़ियाउल हक का कातिल कौन, कत्ल के पीछे कितनी बड़ी साजिश और इसके पीछे कौन कौन है। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग में जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और उस डिटेल में आपको तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि असल में जनरल ज़ियाउल हक का कातिल कौन था। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं BF स्टूडियो। नाज़रीन, 17 अगस्त की शाम 4 बजे बहारपुर एयरपोर्ट के नज़दीक इस्लाम का एक अजीम खादम मिल्लत इस्लामिया का एक जलील कदर सिपाही, एक आलमी मुदब्बर, एक सच्चा मुसलमान और शरीफ इंसान ज़ियाउल हक अपने 26 पाकिस्तानी फौजी अक्का और 2 अमरीकी सफीरों के साथ त्यारे के हादसे में जाम बहक हुए, जिसकी दहशतगर्दाना कार्रवाई होने से में कोई शक और शुबा नहीं। C-130 हरकुलिस त्यारा अपने 4 ताकतवर इंजनों और साख्त के एतबार से एक ऐसा त्यारा है जो हवाई अड्डे के इतने करीब जमीन से सिर्फ 3-4 मिनट के मराहल में तय होने वाली बुलंदी पर हादसे का शिकार हो गया। हो ही नहीं सकता सिवाय इसके कि पायलट को बेहोश किया जाए या हलाक कर दिया जाए। यही वजह है एयरफोर्स के तहकीकाती कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, लेकिन क्या वाकई जनरल ज़िया किसी साजिश का शिकार हुए? अगर साजिश हुई थी तो इस साजिश में कौन कौन शरीक था? नाज़रीन, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इस गुत्थी को सही तरीके से समझाकर आप के सामने रख सकूं, ताकि आपको इस बात का क्लियर कट अंदाजा हो सके कि असल में ज़ियाउल हक को कत्ल करने में कौन शामिल था। चलते हैं, वक्त आ गया, ये वक्त की गर्द झाड़ का दोबारा इस वक्त रूनुमा होने वाले वाकयात को तरतीब वार देखते हैं। ये काम जितना मुश्किल था और जहां तक इसके लिए रसाई दरकार थी और जिस महारत से किया गया और जितने बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात रखवाई गई, यह किसी एक फर्द या तंजीम का काम नहीं हो सकता। इसके पुष्ट पर यकीन बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। नाज़रीन, इसी तरह हाल ही में आपको याद भी हो कि जनरल सरफराज खान की शहादत होती है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। तो किस नोई तक पहुंची वो तहकीकात? क्या पता चला कि उसके पीछे कौन था? कोई पता नहीं चला। इसी तरह ज़ियाउल हक का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन था। लेकिन जो भी डिटेल मेरे पास आई है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में अच्छे कमेंट करें। जहाज़ों में फिट करने के लिए हवाबाजों को बेहोश करने वाले कैप्सूल और इनको रिमोट के जरिए कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी उन दिनों सिर्फ रूस और अमेरिका के पास थी और इसराइल के पास थी। यानी ये 3 मुल्क थे, रूस, अमेरिका और इसराइल, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी तो हवा में ही पायलट को बेहोश कर सकते थे और जहाज को ऑटो कंट्रोल यानी कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन रूस तो उस वक्त फंसा हुआ था अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में उनकी जंग थी। तो सुबह जारी बातें किसी पे भी किया जा सकता है, तो उससे देखते हुए जो तमाम चीजें जो हकायक सामने आए तो तमाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनरल ज़िया के कत्ल का शुबा 5 तंजीमों पर किया गया, जिनमें रूस की KGB, अमेरिका की CIA, भारत की राह, इसराइल की मदाद और पाकिस्तान से अल जुल्फकार नामी दहशतगर्द तंजीम शामिल थी। बहारपुर के करीब अमेरिकी टैंक की कारकर्दगी के मुजाहरे का एहतमाम भी अमेरिकी फरमाइश पर ही किया गया था, जिसे देखने जनरल ज़िया ने जाना था।
बहारपुर में जहां पर हादसा पेश आया, त्यारे को हवाई अड्डे पर गैर जरूरी तौर पर खड़ा रखा गया। हालांकि इस सदर पाकिस्तान को पहुंचाने के बाद फौरी तौर पर अपने अड्डे पर वापस जाना था और वापस के लिए दोबारा वापस आना था। लेकिन होता क्या है नाज़रीन कि एक जहाज जिसने सिर्फ सदर पाकिस्तान को छोड़कर वापस आना है, फिर वहां से जाना है, होता क्या है वो जहाज वहीं पे खड़ा रहता है, वहां से जाते नहीं है। तो अगर वो वहां से नहीं जाता, जो कि असूलन जाना चाहिए था, तो इससे पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो इसमें मलबत जरूर है जिसकी वजह से ये तमाम वारदात हुई। तो थोड़ा आगे की डिटेल्स अक्सर शेयर कर रहा हूँ। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी इंतजाम सदर के सिक्योरिटी अमला या मरकजी फौजी इदारों की बजाय मकामी हकाम ही के जिम्मे रखा गया। अतः ये एक सदर पाकिस्तान है और ऊपर से वो आर्मी चीफ भी है, तो उसकी एहतमाम के लिए तो आर्मी वहां पे होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से आर्मी की बजाय वहां पे वही के आम लोगों को रखा गया था कि वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने कर ले। बहारपुर के मेयर और पीपल्स पार्टी के फौरी वफाकी वजीर बनाए जाने वाले मिस्टर फरूक आजम ने आमों की पेटियां बज़ाहत तोहफे के तौर पर दी। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि आम की पेटियों में RDX था, जिनकी जो ब्लास्ट होकर जहाज क्रैश हुआ, और आम की पेटियों का जो जिक्र आ रहा है वो आ रहा है मिस्टर फरूक आजम की तरफ से पेटी रखी गई थी। अब ये फरूक आजम कौन था? ये मेयर था पीपल्स पार्टी की जानिब से बहारपुर से। तो नाज़रीन ये बात सच है कि झूठ कि आम की पेटी में RDX था और वो फटा तो जहाज क्रैश हुआ। इस पर भी तहकीक करेंगे, तमाम तफसील आपके सामने शेयर करते करेंगे और आगे चलते हैं इसी तहकीक पर कि आगे क्या हुआ। त्यारे को रनवे पर खड़ा किया गया। खड़ा रखने पर रफ्तार अमल पर मुतज़ाद कुछ सब सिविल और गैर मुतल्लका अफराद को दरोजे की मरम्मत या रद्द बदल के काम पर तैयारे में दाखिल होने और नामालूम किस्म के आलात के साथ कुछ काम करते रहने की इजाज़त दी गई, जबकि जहाज के हमला में हवाबाजों में से कोई भी वहां मौजूद न था। ख्याल रहे कि जहाज का खुद का दरवाजा हवाबाजों के लिए कंट्रोल पैनल से वाबस्ता एक चीज है जिसके तारों या नालियों से छेड़छाड़ करना जहाज के हवाबाजों की मजमूई निजाम में खराबी पैदा करना। नाले हवाबाजों का मतलब जो पायलट है वहां पे, अगर उनकी मौजूदगी भी वहां पे लागू होती है। जब भी कोई तैयारा में कोई मसला आता है, उसे सेट करना होता है, तो वहां पे लाजम होता है कि पायलट वहां पे मौजूद है। लेकिन इस मामले में पायलट वहां पे कोई मौजूद नहीं था, ना ही कोई सरकारी अमला मौजूद था, बल्कि एक प्राइवेट लोग वहां पे जाकर जहाज छेड़छाड़ कर देते हैं। जहाज के हमले में शामिल एक टेक्नीशियन को ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी करते हुए बहारपुर में अपने रिश्तेदारों ने वाकफकारों के घर जाने की इजाजत दी। हादसे के बाद जब तैयारा का मलबा जल रहा था तो आग बुझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना बहारपुर एयरपोर्ट से, ना किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई आगे आग बुझाने के वाला अमला और ना ही देहातियों को आग बुझाने के लिए तैयारे के करीब जाने की इजाजत। मैंने अक्सर आपने देखा भी होगा कि कहीं पर कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, कोई गाड़ी हो, कोई बाइक हो, कोई चीज भी, और कहीं पे आग वगैरह लगने का खतरा हो, तो अगर फायर ब्रिगेड या म्यूनिसिपल कमेटी या कोई और अमला जैसे हमारा गवर्नमेंट 22 है, अगर ये लीड हो जाए तो वहाँ के लोग ही कोशिश करते हैं कि वो अपनी मतलब खुद उस आग को बुझा सके। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही एयरपोर्ट का अमला है,
हम म्यूनसिपल कमेटी का अमला आया और ना ही उस वक्त उन दहातियों को आग बुझाने की इजाजत दी गई। जब आप होने वालों को पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। ये पोस्टमार्टम तारक बशीर चीमा नामी शख्स के हुक्म पर लगाया गया, जिसका बाई 4 बार पीपल्स पार्टी की टिकट पर MPA बना। जो कागजात FIA ने, इनमें ये भी दर्ज था कि तारक बशीर चीमा अज़-ज़ुल्फ़िकार से वाबस्ता रहा था। तारक बशीर चीमा वही जिसने हाल ही में जताज उनके साथ बदतमीजी की थी, उसे गाली गलौज की थी, और ये पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा है। दादा इस पे स्कैंडल बहाउद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल इस पे लगा था और इसके बेटे पर लगा था, और उसके अलावा इन पे एक केस था जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो के बेटे और इसे अफगानियों की जानिब से एक पाकिस्तानी जहाज को अगवा करके बाजियाब करवाया था। तब ये दोनों जेल में थे, तो इन्हें जेल से निकलवाने में अफगानी को उस वक्त हाथ था। तो ये बंदे जो शुरू से ही क्रिमिनल माइंड हो और अब वो हुकूमत में आए, तो फिर मुलाकात तो लगी आता। किसी ने इस बात का भी सुराग लगाने की कोशिश नहीं की कि वो 2 बच्चे और एक औरत जो इस त्यारे में इकलाला से बहारपुर आए थे और किसकी इजाजत से इस त्यारे में सवार हुए थे। ये मामला इस लिहाज से अहम बताया जाता है कि इस तरह शायद गैर मुतल्लिका अफराद को त्यारे में दाखिल करने का तजर्बा किया गया हो। इस तहकीकात से ISI को क्यों अलग रखा गया? हालांकि ISI के पास इस हादसे के हवाले से सबसे मशकूक तंजीम अज़-ज़ुल्फ़िकार के बारे में बेहतरीन मालूमात थी। अज़-ज़ुल्फ़िकार जिससे मैं बात जिक्र कर चुका हूँ कि ये ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के बेटे की थी, और ये उस वक्त ज़िया हुकूमत के खिलाफ काम कर रही थी। ये इंडिया अफगानिस्तान में भी काम कर रही थी, और इसी तंजीम की वजह से इस पे शक आया कि क्योंकि ये ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की सजा के वाजब से ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को हुकूमत से उतारा गया, तो तब ज़ियाउल हक के खिलाफ ये तंजीम बनी थी। बहारपुर में मौजूद फौजी अमले को जल्द अज जल्द वहां से मुख्तलिफ मकामात पर तब्दील कर दिया गया। हादसे के और कर्नल एजाज ने सदर मुमलिकत की तकरीबात की प्राइवेट फिल्म तैयार की थी, लेकिन इनका तबादला होने की वजह से इनसे ये फिल्म दस्तयाब ना हो सकी। रेडियो पाकिस्तान ने जो रिकॉर्डिंग की थी इस टेप को भी प्लीज को ना मिली। नाज़रीन, अब आप इस बात को खुद अंदाजा लगाएं कि ये कत्ल था, हादसा नहीं था, लेकिन हमें शो यही करवाया गया कि ये हादसा था। इतना कुछ हो रहा है, चीजें छुपाई जा रही है, तहकीकात की जा रही है। हम बात कर रहे थे तहकीकात की, तो FIA ने 15 सितंबर से 10 दिसंबर तक तहकीकात करती रही और पुलिस को अपनी रिपोर्ट मुसलसल अरसाल करती रही। फिर इसने न सिर्फ अचानक तहकीकात रोक दी, बल्कि पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट भी वापस करने से इनकार कर दी। पुलिस को जो रिपोर्ट वापस नहीं मिल रही थी, इसके मुताबिक अज़-ज़ुल्फ़िकार के कमांडर मुर्तज़ा भुट्टो यानी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का बेटा मार्च 1988 में भारत की तरफ से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आया और बहारपुर शहर पहुंचा। इसके साथ ज़ुल्फ़िकार का सरगर्म कारकुन परवेज उर्फ पिच्छी भी था। इन्हें मरहूम असगर के घर एक अजीज ने सरहद अबूर करने में मदद की थी। बहारपुर में इनका क़याम जिन होटलों में हुआ, इनमें बाहर से आए हुए कुछ लोग भी ठहरे थे। आने वाले का ताल्लुक भारत से बताया जाता है। हज़रत गुलाम शाह खान ने इस हादसे की तहकीकात की जिम्मेदारी
फतह खान बंदियाल के जुम्मे लगाई और इसको तमाम तहकीकाती अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। आने वाली पीपल्स पार्टी हुकूमत ने फौरी तौर पर इसको वहां से हटाकर स्टील मिल का चेयरमैन लगा दी। एक बंदा जिसे तहकीकात के लिए सदर लगाता है, पाकिस्तान का जो सदर होता है वो लगाता है कि भाई तुम तहकीक करो कि असल हुआ क्या है, ये तमाम हादसा किस तरह पेश है, और उससे फौरी तौर पर जो नई हुकूमत आती है वो वहां से हटा देती है। तो हटाने के पीछे क्या वजह क्या थी, कहानी क्या है? ये सारी कहानी एक ऐसी गुस्म गुस्सा हो चुकी है आपस में, जिससे अलग अलग करके आप लोगों के सामने पेश करना उतना ही मुश्किल है जितना इस कहानी को समझना आप लोगों की मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सारी तरतीब से खोल के रखूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत इससे नॉलेज हासिल हो और आपको पता चले कि असल हकायक क्या थे और असल कहानी क्या थी। जिसके बाद फतेह खान बंदियाल और इसकी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट को कुछ पता ना चला कहां गई। लोधरा में पुलिस थाना में दर्ज पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इस 523 दफात पर मुश्तमिल थी। FIA ने इसे अपनी तहवील में ले ली और दोबारा मांगने पर भी वापस नहीं की, जिसके बाद पुलिस इस केस पर मजीद कोई काम न कर सकी। इस हादसे में सदर जिया के अलावा मुसल्लह अफवाज के 26 शहीद हुए, बाशमूल चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ और अफगान जिहाद के हीरो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। मुसल्लह अफवाज के सरबराह इसी के मुमकिन जानशीन और 4 दीगर जर्नलों के अलावा 4 ब्रिगेडियर्स और कई आला अफसरान की शहादत के मुताल्लिक दहशतगर्दाना कार्रवाई की तहकीकात को क्यों और कैसे नजरअंदाज किया गया। अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ज़िया मुखालफ थी, तब तो यह तहकीकात और भी जरूरी थी ताकि वो खुद को पाक साबित कर सके। अदम दिलचस्पी की सिर्फ एक मुमकिन सूरत हो सकती है, वो ये कि पीपल्स पार्टी को मालूम था कि साजिश के जिम्मेदार कौन लोग हैं और तहकीकात का नतीजा क्या निकलेगा। इस मफरूजे का पीपल्स पार्टी का साबिका रिकॉर्ड भी तकवीत देता है। इसी पार्टी ने अपने मुखालफिन बाशमूल वज़ीर आला सरहद हयात मोहम्मद खान शेरपाव को धमाके में पुरअसरार मौत, अब्दुल समद अचकजई, वाया मोहम्मद रफीक, डॉक्टर नजीर अहमद और नवाब मोहम्मद अहमद खान जैसी शख्सियत को कत्ल की भी तहकीकात नहीं होने दी, जिनका शुबा खुद इसी जमात पर था। मकतूलों में सिर्फ एक शख्स नवाब अहमद खान के कत्ल की तहकीकात कराई गई, जिसके नतीजा में बिला आखिर भुट्टो फांसी चढ़ गई। नाज़रीन, अगर इस बात पे हम गौर करते तो ये तमाम प्रोपेगेंडा जो भी हमें नजर आ रहा है वो तमाम पीपल्स पार्टी की जानिब से करवाया गया। लेकिन असल में कहानी क्या है, क्योंकि 5 तंजीमों की बात हुई तो 5 तंजीमों में एक तंजीम भी पीपल्स पार्टी की है, जिसे अल-गुलफ्तार के नाम से जो तंजीम पाकिस्तान में मौजूद थी, और वो उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, क्योंकि अल-गुलफ्तार के नाम से रखी गई थी और उसके बेटे मुर्तजा भुट्टो ने रखी थी। लेकिन असल में कहानी क्या है, ये आपको जब मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा तब आपको समझ आएगी। क्योंकि अभी वैसे भी डिटेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करूँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दाना तंजीम अल-गुलफ्तार पूरी तरह एक्टिव थी। हादसे के फौरन बाद अल-गुलफ्तार के एक तर्जुमान ने ये हमारा ही काम है का नारा लगाया, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के इंतखाबात का ख्याल से ये नारा वापस ले लिया। लेकिन इससे भी पहले 4-5 नाकाम हमलों का क्रेडिट लेते रहे, जिनमें से 2 वारदातों का तज़किरा बेनज़ीर ने अपनी किताब दुख्तरे मशरक में भी किया है। रूस की तरफ से बयान आया कि इस मामले में रूस को बिला वजह मुलव्वस किया जा रहा है। इसकी तकरीबी कार्रवाइयों के जरिए
मुमताज शख्सियत को कत्ल कराना हमारा तरीका नहीं, ये काम CIA वाले करते हैं और इन्हें का तजर्बा भी है और जरूरत भी रहती है। अरे इसमें एक बात वाज़ेह होगी कि घूम फिर के बात आती जुल्फ़िकार पर, लेकिन रूस इस बात से इनकारी था। रूस ने कहा था कि ये काम हमारा नहीं है, हम छुप छुपा के हमला नहीं करते, और ये काम करती है अमेरिका की तंजीम CIA, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट एजेंसी है तो वो करती है और उन्हीं के काम है, और इन्हें इस चीज़ में तजर्बा भी है कि किस तरह अपने दुश्मनों को मारा जाता है। सबसे हैरान कौन किरदार अमेरिका का था, जो मुसलसल तहकीकात को बेमैनी बनाने और मामला रफा दफा करने में मसरूफ नजर आए। हालांकि इसके मुल्क का सफीर और एक आला फौजी अफसर इस हादसे में हलाक हुआ था। अमेरिका के इस रवैये पर जून 1999 खुद अमेरिका कांग्रेस के जराइम से मुतल्लक कमेटी ने 18 अगस्त के हादसे को इसमें अमेरिकी सफीर और ब्रिगेडियर की हलाकत के हवाले से इस बात की तहकीकात शुरू की कि कानून के मुताबिक FBI क्यों इस मामले की तहकीकात तफ्तीश न की। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की ये तहकीकात भी रोक दी गई। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तहकीकात कमीशन इसको दहशतगर्दी करार दे चुका था, लेकिन अमेरिकी सेनेट डिपार्टमेंट ने FBI को इसके बाद पाकिस्तान भेजने की इजाज़त ना दी, क्योंकि बाद में यह खबरें भी आई कि अमेरिकी सेनेटर कमांडर ने तहकीकाती टीम भेजने पर एतराज़ किया था। सबसे अहम मामला इंडिया में तैनात अमेरिकी सफीर कैंटर डेन ने बताया कि 1988 में जब ज़िया का त्यारा का हादसा हुआ, वो इंडिया में अमेरिका के सफीर से कहने लगे इसे यहूदियों ने मारा। यहूदियों मतलब इसराइल, यानी कि इंडिया में जो अमेरिका का सफीर था उसका यही कहना था कि इसे इसराइल ज़ियाउल हक को इसराइल ने मारा है। अगस्त 1988 में जब जनरल ज़िया के त्यारे का हादसा पेश आया तो जॉन कैंटर डेन ने भी दीगर सफारतकारों की तरह टोल लेने की कोशिश की कि ये किसका काम है। इन्हें जो मालूमात मिली वो इतनी हसास थी कि जॉन कैंटर ने फैसला किया कि वो दिल्ली से वाशिंगटन तक मुवासलाती रास्ते से नहीं भेजी जा सकती। इन्होंने वाशिंगटन में वजारत खारजा को बड़ों से अपॉइंटमेंट ली, टिकट कटवा और सीधा अपने हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां इन्होंने ऊपर वाली सारी कहानी सुना दी, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई कि यहूदियों का काम है जी, इसे और कोई नहीं मार सकता, तो वो कहानी उसने वहां पर सुनाई। तो अमेरिकी महकमा खारजा ने उस पर क्या अमल किया ये भी आप समझ सकते हो कि अमेरिकी महकमा खारजा ने इस मुलाकात में ना सिर्फ इन्हें सफीर के ओहदे से नाअहल करार दिया, बल्कि ये फतवा भी दिया कि कैंटर के दिमाग में कुछ खलल है और वो फौरन रिटायर किए जाते हैं। साथ ही 20 साल तक इन पर जुबान बंदी लगा दी गई, ना इंटरव्यू और ना ही इस पूरे मामले में कुछ वो लिख सकते हैं। तो अब बताएं हाल जुल्फ़िकार जिसके पर बार बार शुबा आ रहा था कि वो वैसे भी ज़िया हुकूमत के खिलाफ है, उसका तो नाम यहाँ पे खत्म हो गया। जब नाम यहूदियों का आया यानी इसराइल का आया और बाद में अमेरिका ने अपने ही सफीर को पागल डिक्लेयर कर दिया और 20 साल तक पाबंदी भी लगा दी कि ना वो कुछ लिख सकता है और ना कुछ बोल सकता है। तो सोचे कहानी कहाँ पे असल में। इसी वजह से तो पाकिस्तान की FIA को और पुलिस को तमाम तहकीकात से रोक दिया गया। ना सिर्फ रोक दिया गया बल्कि ISI को इस तहकीकात से बहुत दूर रखा गया। जनरल ज़िया को क्यों कत्ल किया गया? क्योंकि वो रूस के अब आते हैं कहानी पर कि जनरल ज़िया को कत्ल करने की असल वजह क्या थी। वो वजह आपके सामने रखने वालों, जनरल ज़िया को क्यों कत्ल किया गया? क्योंकि वो रूस के निकलने के बाद
افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر ایک اسلامی بلاک بنانے کے بہت قریب تھا۔ پاکستان وہ بتدریج اسلام نافذ کر رہا تھا۔ افغانستان میں مجاہدین کی ایک اسلامی حکومت بننی یقینی تھی۔ ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا۔ وسط ایشیا ریاستی روس سے آزادی کے قریب تھی، جن کے بعد ان کا جھکاؤ فوری طور پر اپنے محسن پاکستان کی طرف ہوتا اور ترکی پاکستان کے قریب تھا۔ ضیاء کا خیال تھا کہ ان تمام ممالک کی کرنسی، خارجہ پالیسی اور دفاع کو ایک کیا جائے۔ امریکہ کے اسٹریٹجک ماہرین اور مدبرین افغانستان، ایران، پاکستان میں اٹھتے اس اسلامی طوفان اور ترقی کی پاکستان سے قربت وسطی ایشیا ریاستوں کی روس کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد پاکستان کے قریب ہونے کے خطرات کی وجہ سے ایک نہایت خطرناک بلاک بنتا دیکھ رہے تھے۔ اس کو روکنے کا طریقہ سوائے جنرل ضیاء کا قتل اور کوئی نہ تھا۔ نہ صرف ضیاء کا قتل بلکہ اس کے بعد اس کے کام کو جاری رکھنے کے لیے اسی کے جانشینوں کا قتل بھی۔ امریکہ ضیاء سے اپنی دوستی کی وجہ سے خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے بہترین اعلی کار انڈیا کی راہ اور اسرائیل کی موساد ٹھیک ہو سکتی تھی۔ راجیو گاندھی جانتا تھا کہ ضیاء افغانستان سے فارغ ہو کر کشمیر کو بہت تیزی سے آزاد کروا دے گا۔ وہ یہ بیان بھی دے چکا تھا کہ ہم افغانستان میں کوئی اسلامی حکومت برداشت نہیں کریں۔ موساد تو پاکستان کی ازلی دشمن تھی۔ ذوالفقار کے رابطے قادیانیوں کے قادیانیوں کے معرفت جن کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر ٹل ابیب ہی میں ہے، اسرائیل سے تھا۔ ضیاء کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس پر وار ہونے والا ہے اور اس کے مشیر نے اس کو چند دن کے لیے مکہ یا مدینہ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ضیاء کو یہ بھی خدشہ تھا کہ وہ امریکہ کرے گا، اور اس سفر میں بھی یہ خطرہ درپیش تھا۔ اس لیے ضیاء نے امریکی سفیر اور حاضر سرور بریگیڈیئر کو ساتھ لیا حفاظتی تدبیر کے طور پر، لیکن امریکہ ضیاء کو ہٹانے کے لیے ہر کمانی دینے کو تلا ہوا تھا۔ افسوس آنے والی پاکستانی حکومت پر ہے جنہوں نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ تاریخ کے اس انتہائی نازک موقع پر جب افغان جہاد کامیابی کے قریب تھا، پاکستان افغان کے معاملات اپنے حق میں موڑنے والا تھا، جنرل ضیاء اور اس کے افغان امور کے ماہر ساتھیوں کو کس نے شہید کروایا، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ تمام اسٹوری جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ کیونکہ الوقت کہاں سے آتا ہے؟ جب یہ حادثہ پیش آتا ہے انڈیا سے، اور اس کا تعلق کس سے تھا؟ اس کے ہیڈ کوارٹر کا اسرائیل، لیکن دشمنی تھی۔ انڈیا یہ بار بار کہتا تھا کہ ہم افغانستان میں یہ حکومت اسلامی حکومت نہیں بننے دیں گے، اور وہ جا کے اسلامی حکومت بنانے کے خلاف تھا۔ آگے بات کریں امریکہ کی، کیونکہ موساد تو آگے اسرائیل۔ روس کی بات کریں، روس تو آلریڈی ایک جنگ میں ملوث تھا، جنگ اس کے سر پہ مسلط تھی، وہ تو اپنی جنگ میں لگا ہوا تھا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ روس کی طرف نکلے۔ اس کا مقصد تھا کہ افغانستان کو جیتنا، وہ ہو گیا مائنس۔ اب آ گیا امریکہ۔ امریکہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکمران آئے، جو آرمی چیف آئے، جو بھی چیف جسٹس آئے، وہ انہی کے مرضی کا آئے، اور جو ان کے خلاف کبھی بھی گیا وہ حکومت سے گیا یا دنیا سے گیا۔ تو یہ ساری سٹوری گھوم پھر کے امریکہ پہ آتی ہے، لیکن امریکہ کا واقع کس طرح ہے؟ جن میں میاں شبا راہ، موساد اور عبداللہ، ان تین پہ جو مین شبہ تھا وہ ان تین کا ہے۔ یہ تین ہیں جو امریکہ کے کہنے پہ چاہتے ہیں، لیکن انہیں امریکہ اس طرح کروا رہا ہے۔ یہ تمام ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہو، تو
کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ اور دلچسپ معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.